हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों मैं सुनील। आज हम बात करेंगे जो आंग्ल मराठा संघर्ष है उसमें जो आपके आंग्ल और मराठास के बीच में आपके संघर्ष हुए, यानी अंग्रेज और मराठास के बीच में संघर्ष हुए, उस पे हमने देखा था किस प्रकार से जो मराठास है उसमें शक्तिशाली जो मराठास है उनमें पहले आपका जो मराठा किंग जो थे वो चलते हैं, जिसका राजाभिषेक जो शिवाजी के साथ जिनका राज्य का एक कह सकते हैं उदय होता है। और देन दूसरा जो चरण आता है वो पेशवाज का आता है। पेशवा के नियंत्रण में काफी कुछ जो पेशवा थे आपके महत्वपूर्ण, उनके कालक्रम में मराठा जो है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे सारी जो शक्तियां है वो कमजोर होती है। अंग्रेज जो है वो मराठा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार से अंग्रेज जो है अपना प्रभुत्व वहां पे स्थापित करते हैं और धीरे धीरे वो एक मराठा जो साम्राज्य है, जो बहुत महत्वपूर्ण मराठा साम्राज्य था, वो आपका डेक्लाइन कर जाता है। तो ये सारी चीजें जो दोस्तों हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम उनके बीच में होने वाले जो आपका पहला जो युद्ध है, यानी पहला जो वॉर है, उसकी बात करेंगे। तो हम दोस्तों बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है उसके, और जो आपका 1775 से लेके 1782 तक का उसका कालक्रम माना जाता है। इस मराठास के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए कि अंग्रेजों को जो मराठाओं के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर कब मिला था, उनको तब मिला था जब आपके प्रमुख पेशवा के पद के लिए मराठों में मतभेद हुआ। यानी उनका प्रमुख जो पेशवा है वो कौन बनेगा, ये बात जब निकल के आई तो वहीं पे अंग्रेज जो है वो क्या करने लगे, वहीं पे अंग्रेजों को एक मौका मिला। और क्योंकि आप देखते हो कि जब प्रमुख पेशवा की बात आई तो दोस्तों मराठा जो है वो आपके दो गुटों में विभाजित हो गए, यानी दो भागों में बट गए। एक भाग जो है इस प्रकार से दो भागों में आपके बट गए। एक भाग कहता है कि इसको आपका पेशवा बनाया जाए, दूसरा भाग किसी को लेके। तो जिस तरफ आपके अंग्रेज होंगे उस तरफ क्या होगा, कि आपको पता है कि जिस तरफ अंग्रेज होंगे वहां पे शक्ति ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी संभावना है वो ज्यादा बनती है। तो इसीलिए 1772 में माधवराव जो था, माधवराव इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यानी नारायण राव जो है वो अपना चाचा था उसका दोस्तों एक रघुनाथ राव, जो कि पेशवा बनना चाहता था। ये बात है आपकी कि महादेव की मृत्यु होती है, उसका पुत्र होता है नारायण राव और उसका चाचा यानी माधव राव का भाई होता है रघुनाथ राव। जब रघुनाथ राव आपका पेशवा बनना चाहता है तो इधर से आपका माधव राव का जो पुत्र है यानी नारायण राव, ये नारायण राव भी पेशवा बनना चाहता है। तो आपकी दो चीजें यहाँ पे दिखाई देती है कि एक तो माधव राव, और ये माधव राव जो है इसकी क्या हो जाती है मृत्यु, और इसके बाद एक तरफ होता है नारायण राव आपका और एक तरफ होता है दोस्तों आपका रघुनाथ राव। ये इस तरीके से आपकी होता है। अब क्या हुआ कि नाना फडणवीस जो है उसके नेतृत्व में पेशवा पद के अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत जो है उसकी पत्नी यानी गंगाबाई जो है उससे उत्पन्न पुत्र को पेशवा पद स्थापित कर दिया जाता है। अब जो नारायण राव का पुत्र था उसको पेशवा पद स्थापित कर दिया जाता है। इसी के तहत क्या होती है कि एक सूरत की संधि होती है, यानी ट्रीटी ऑफ सूरत। अब दोस्तों देखिए, जब इनका चाचा रघुनाथ राव है वो पेशवा पद प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, वो अंग्रेजों की तरफ आपका चला जाता है। और इसके बीच में एक सूरत की संधि होती है। जब रघुनाथ राव आपके पेशवा पद प्राप्त नहीं कर पाता है तो अंग्रेजों से एक संधि करता है, यानी 1775 की संधि। यह आपके किसके बीच होती है दोस्तों, रघुनाथ राय और आपके अंग्रेजों के बीच में होती है, जिसे सूरत की संधि यानी ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो 1775 की कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें रघुनाथ राव जो है वो ये कहता है कि साल से एवं बेसिन का क्षेत्र और सूरत और ब्राइट जिलों से राजस्व के हिस्सों के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया। इन्होंने क्या किया कि अपने पास जो सालसेट और बेसिन और ब्राइट वाले जो क्षेत्र थे उनको, और इसके साथ साथ
राजस्व का कुछ हिस्सा भी अंग्रेजों को सौंप दिया, ताकि अंग्रेज उसकी क्या करे, रघुनाथ राय की सहायता करे। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राय को 2500 सैनिकों की एक टुकड़ी दी, ताकि वो अपना बदला ले सके, अपना जो है पेशवा का पद है वो प्राप्त कर सके। और 1777 में नाना फडणवीस में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पतन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उनकी संधि का उल्लंघन किया। अब एक तरफ तो रघुनाथ राव है दोस्तों, उसको आपके सैनिक देके जो आपके अंग्रेज है वो उसकी शक्ति बढ़ा रहे, वहीं दूसरी ओर नाना फडणवीस जो है 1770 में यानी 1777 में ब्रिटिश शक्ति जो थी वो विस्तार कर रही थी, वहां पे एक्सपेंड कर रहे थे ब्रिटिश। तो उनकी फ्रांसीसियों के साथ में आप देखेंगे कि मराठा जो थे उनके अच्छे संबंध रहे थे, और फ्रांसीसियों के पश्चिमी तट पर पतन की मंजूरी दे दी जाती है, किसके द्वारा, नाना फडणवीस के द्वारा। तो एक प्रकार से फ्रांसीसी जो है उसके साथ क्या हो जाता है, अंग्रेजों का युद्ध पहले से चल रहा था। फ्रांसीसियों के साथ कभी भी ऐसी बात जो है, अंग्रेजों को कोई भी बात पे सहमत नहीं थे। और ये जो बात कही दी गई थी नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच में, ये कलकत्ता परिषद जो है उसके साथ संधि की थी, जिसमें ये कहा था कि हम फ्रांस जो है उसको ऐसा पतन या इस तरह की मंजूरी हम नहीं देंगे। जबकि नाना फडणवीस 1777 में ये मंजूरी दे देते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, अंग्रेजों ने पुणे में अपनी सेना भेज देते हैं, और मराठा और अंग्रेजी सेना का पुणे में आमना सामना हुआ। मराठाओं की सेनाओं का नेतृत्व है जो महादजी सिंधिया ने किया, और इसमें मराठा जो है उनको काफी लाभ हुआ, और अंग्रेजों को जो है वो दोस्तों इसमें भारी क्षति पहुंची थी। और अंग्रेजों ने 1779 में आपके आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके बाद एक संधि की जिसे ट्रीटी ऑफ बडगांव कहा जाता है, यानी बडगांव की संधि की, जिसमें बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों द्वारा 1775 में हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी 1775 में उन्होंने बॉम्बे जो सरकार थी उसके अधीन जो क्षेत्र थे जिनको उन्होंने हासिल कर रखा था, उनको 1775 में यानी 1775 में वो छोड़ देते हैं। दोस्तों बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेंगिस्टन ने जो है इस संधि को रद्द कर दिया, जो ये ट्रीटी ऑफ बडगांव की थी, और कर्नल गोल्डार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना वहां पे भेज दी जाती है। गोल्डार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद और दिसंबर आपका 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया। 1781 में आपके जनरल केमे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सीपरी में सिंधिया जो था, इस सिंधिया को पराजित कर दिया। और जब इस सिंधिया को पराजित किया दोस्तों, तो एक फिर आपकी ट्रीटी आती है जो कहलाती है सालबाई की संधि, जो 1782 की आपकी संधि मानी जाती है। पराजय के पश्चात दो दोस्तों सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि जो है यानी ट्रीटी प्रस्तावित की, और इस ट्रीटी में महादेवराव को पेशवा के तौर पे मान्यता प्राप्त प्रदान करे, और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करे। यानी इस ट्रीटी में क्या था कि जो रघुनाथ राव जो आपका इस नारायण राव का चाचा था, नारायण राव का चाचा था, उसको क्या बनाया जाए, पेशवा बनाया जाए, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। और 1782 में इस संधि होती है, और इस संधि के इसे सालबाई के संधि के नाम से जाना जाता है, जिनकी जून 1782 में हिंगिस्टन द्वारा और फरवरी 1783 में फडणवीस जो है वो इसकी मंजूरी दे देते हैं, और इस संधि से सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र जो है वो लौटा दिए गए। दोस्तों ये माना गया था कि दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही गई थी, कि दोनों पक्ष ना तो अंग्रेज और ना मराठा जो है वो एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे, और आगामी 20 वर्षों तक की ये संधि की गई थी। अब इस संधि का महत्व क्या था, ये जो आपकी सालबाई की संधि थी दोस्तों, इसका महत्व क्या था। अंग्रेजों ने इस संधि से हैदर अली को अलग थलग करने और सालसेट को हासिल करने में सफलता प्राप्त की। इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति जो है वो स्थापित हो गई थी। यद्यपि कंपनी की प्रतिष्ठा यहाँ पे बची रही, परंतु उसे भारी वित्तीय हानि जो है उठानी पड़ी थी। इसी प्रकार से
केवल मैसूर के मामले में पूर्ण जो स्वतंत्रता है वो किसको मिल गई थी, कंपनी को मिल गई थी। और इस प्रकार से इस संधि से कुल मिला के कहीं तो दोनों ही पक्षों को 20 वर्ष तक की आपकी शांति मिल गई थी। अब दोस्तों 1803 से 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो आपका उभर के आता है। द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो आपका उभर के आता है। यानी जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो प्राथमिक रूप से दोस्तों फ्रांसीसियों को रोकने के लिए हुआ था। ये जो है किसके लिए हुआ था? फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के द्वारा रोकने के लिए लॉर्ड वेनिजेली के प्रयासों के कारण हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि सेकंड जो आपका ओंगल और मराठा जो वॉर हुआ था वो किसको रोकने के लिए हुआ था? ये आपका फ्रांसीसियों के रोकने को लिए हुआ था और लॉर्ड वेनिजेली जो था उनके प्रयासों के कारण हुआ था। भारत में 1798 में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेजली जो है वो भारत में आए थे और उनका ये विश्वास था कि फ्रांसीसियों द्वारा प्रदत्त हानियों से तभी उबरा जा सकता है यदि समस्त जो भारत है यानी सारा जो भारत है, सारे भारत को सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया जाए। यानी सारा जो भारत है उसको क्या कर दिया जाए, अंग्रेजों की सहायता के बगैर कोई किसी पे आक्रमण नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने सोचा था वेलेजली ने। ये वेलेजली जो है इन्होंने ऐसा सोचा था और उन्होंने यहीं से एक सहायक संधि जो है उसकी प्रारूप यानी उसकी रूपरेखा है वो तैयार की थी। इस सहायक संधि से वो क्या करना चाहते थे, मराठास को अपने साथ सहायक के रूप में लाना चाहते थे, लेकिन मराठास ने यहाँ पे मना कर दिया। हालांकि मराठा रणनीति कार यानी नाना फडणवीस की मार्च 1800 में मृत्यु हो गई और जो सेना है वो सेना उनके नियंत्रण से मुक्त हो गई। पेशवा बाजीराव सेकंड जो है अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए थे, परंतु स्वयं उनका शिकार बन गया और दौलत राम सिंधिया और जसवंत राव होलकर और कुछ अगर इतिहासकारों को माने दोस्तों तो यशवंत राव होलकर भी इनको कहा जाता है, दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इससे सिंधिया सफल रहा और बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व है जो आपका स्थापित हो गया। इसी प्रकार से अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई विडू जी की हत्या कर दी और होलकर ने पूना पे आक्रमण करके आपका पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को पराजित किया और बाजीराव सेकंड ने भाग कर आपकी बेसिन में शरण ली और 1802 में अंग्रेजों से एक संधि कर ली जिसे बेसिन की संधि से नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी किसके बीच हुई थी? ये बेसिन की संधि है दोस्तों आपके मराठा जो है बाजीराव सेकंड और आपके अंग्रेजों के बीच हुई थी। अब 1803 में आपका वेलेजली जो है वो आपका पूना जो है उसको मुक्त कराता है होलकर के नियंत्रण से। इस प्रकार से मराठा जो है वो काफी कमजोर हो जाते हैं, हालांकि समाप्त नहीं होते हैं मराठा, केवल आपके कमजोर हो जाते हैं। और बेसिन की जो संधि है इसके क्या क्या महत्वपूर्ण शर्तें थी? अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार कर लिया गया। गुजरात ताप्ती नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसको 26 लाख की आय पे आपको अंग्रेजों को सौंप दिया गया। कंपनी जो है उसको सूरत का नगर दे दिया गया। अन्य राज्यों के संबंध में स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिए। निजाम से चोट प्राप्त करने और अपने अधिकार को छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध नए युद्ध करने का वचन जो है वो इस संधि में दिया जाता है। अंग्रेज विरोधी अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना से निवृत्त करना है यानी उनको निकाला जाएगा। निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता जो है वो स्वीकार कर ली। बेसिन की संधि का महत्व दोस्तों देखिए, निसंदेह पेशवा द्वारा स्वीकार की गई संधि से जिन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता जो है वो मराठास की क्या हो गई, यहाँ पे समाप्त हो गई थी। इस संधि से यानी बेसिन की जो संधि है उससे मराठा जो थे वो काफी आपके कमजोर हो गए, उनकी शक्ति जो है वो क्षीण हो गई। अब जो अंग्रेजों को होने वाले लाभ जो है वो अत्यधिक थे। अब वे पूना में सर्वोच्चता की स्थिति में थे, यानी पूना पे किसका राज हो गया, अंग्रेजों का।
पेशवा मराठा परिसंघ का मुखिया अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और अन्य मराठा सरदारों ने भी इस पद की गरिमा को बनाए रखा, यानी अंग्रेजों पे वो क्या हो गए, निर्भर हो गए। तो कुल मिला के बात करें तो दोस्तों बिना किसी बड़े युद्ध के भी अंग्रेजों ने बेसिन, ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है उसके माध्यम से मराठा जो है उस पर आपका बहुत बड़ा कब्जा कर लिया। मराठा जो है उनको एक तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब दोस्तों देखिए, एक वेनेजुएला का जो उद्देश्य था इस संधि के पीछे वो ये था कि मराठा जो है उसने निजाम को परेशान करना बंद कर दिया। अब वहां पे निजाम जो था जो निजाम था उस निजाम को पहले मराठा जो तंग करते थे। अब ये जैसे ही संधि हुई तो वो निजाम जो कंपनी के अधीन काम कर रहा था उसको क्या हो गया, वो शांति हो गई, उसके राज्य में शांति स्थापित हो गई यहाँ पे। तो ये जो है संधि, इससे न केवल आपके अंग्रेजों को फायदा हुआ बल्कि उसके जो सब अलाइंस थे यानी सब ऑर्डिनेट थे, अलाइंस जो थे उनको भी फायदा हुआ, जैसे आपके ये वाला है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे थर्ड जो आपका आता है आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 से लेके 1819 के बीच में है। ये जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये अंतिम चरण यानी लॉर्ड हिंगिस्टन के आने पे इसका आरंभ हुआ था और 1805 ईस्वी के पश्चात जो शांति के वर्ष मराठाओं को मिले थे उनका प्रयोग उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए न कर आपसी कलह में खो दिया। यानी जो 20 वर्ष की जो संधि हुई थी और जो काफी टाइम उनको मिला था उसमें मराठा अपने आप को शक्तिशाली बना सकते थे, उस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किया, एक दूसरे जो है से कलह की और हिंगिस्टन ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठाओं के प्रभुत्व को चुनौती दी। तो पिंडारी जो थे वो क्या थे, एक प्रकार से लूटपाट मचाने वाले होते थे जो मराठाओं में छापामार युद्ध चलाते या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लूटपाट करने वाले जो लोग होते थे उन्हें पिंडारी कहा जाता था। हिंगिस्टन ने पेशवा, सिंधिया और भोसले को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य किया। विवश होकर मराठाओं ने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए अंतिम प्रयत्न किया, यानी कि उन्होंने सोचा कि अब मुक्त हो सकते हैं नहीं उसके, इसलिए उन्होंने अंतिम आपकी लड़ाई लड़ी और दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब और मल्हार राव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा वहां पे कर दी। किंतु अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीताबर्डी और होलकर को मेहंदीपुर नामक स्थान पे परास्त कर दिया। तो इस जो थर्ड वॉर हुआ था, इस थर्ड वॉर में आपके मराठा जो है उनको पराजित कर दिया जाता है और इसके साथ ही अंग्रेजों की शक्ति नष्ट करने के लिए मराठा जो थे उनके सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि मराठा जी ने सोचा था कि हम अंग्रेजों को आपका हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका जो मराठा जो के तृतीय और अंतिम युद्ध से मराठा जो शक्ति थी वो एक प्रकार से पूरी तरह आपकी मर्तप्राय हो गई थी, मीन्स उसमें कोई अब शक्ति आपकी नहीं रही। और अन्य मराठा राज्य यानी सिंधिया की बात करें, हम होलकर की बात करें, भोसले की बात करें, गायकवाड़ की बात करें, तो उन सब की क्या हुआ कि राजनीतिक और सैनिक जो शक्ति थी उसमें भी इस युद्ध से और इस युद्ध के बाद आपके अंग्रेज जो है वो कटौतियां कर देते हैं, उनके पास कोई शक्तिशाली साम्राज्य छुआ आपका बचा नहीं था। तो इस प्रकार से अंग्रेज जो है वो आपका क्या बन जाते हैं, एक शक्तिशाली बन जाते हैं। अब आता है कि कॉज ऑफ द फेल ऑफ द मराठास, कि मराठा जो है उसके पतन का रीजन क्या था, क्या रीजन थे कि मराठा इतनी शक्तिशाली होते हुए भी आपका फैल कर गए, यानी डेक्लाइन उनका हो गया। तो दोस्तों देखिए उन्नति के बाद पतन का क्रम जो है वो कहा जाता है प्रकृति का नियम है। ये अटल नियम है कि आपकी उन्नति होगी, आपकी फिर अवनति होगी। यही कुछ ऐसा ही आपके मराठास के साथ में हुआ, ना केवल मराठास के बल्कि बहुत बड़े बड़े हम स्टेट देखते हैं और बड़े बड़े हम राजा देखते हैं, शासक देखते हैं जो उन्नति करते हैं, देन उसके बाद उनकी अवनति होती है। अब इस अवनति के पीछे कई कारण थे। पहला उनका था एकता का अभाव। मराठा जो थे उसमें दोस्तों एकता का अभाव था। मराठा जो थे, चाहे वो मराठा राज्य की बात करें हम, जिसमें राजा जो शिवाजी के बाद का जो कालखंड है उसमें कुछ राजा हुए थे, और चाहे हम उनके पेशवा के काल की बात करें जिसमें पेशवा यानी वजीर यानी प्रधानमंत्री का जो काल था उसमें भी कुछ हुए थे और वो भी आपस में आपका लड़ते रहते थे। तो इसका उदाहरण जो है वो मैं आपको देता हूं दोस्तों, कि जैसे माधवराव प्रथम के समय इस ऐसी स्थिति रही थी
और हम ये भी देखते हैं कि आप जो गायकवाड़ है, सिंधिया है, होलकर है, वो सब क्या थे, अपने अलग अलग क्षेत्र में अपने आप में व्यस्त थे, अपने आप के साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कोई भी ऐसे मराठास नहीं थे जो आपस में आपका मिलजुल के और एक शक्तिशाली शासन की स्थापना करके अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, ऐसी उसके अंदर नहीं थी। और न केवल मराठास बल्कि भारत की बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है दोस्तों, जैसे कि आप राजपूतों को देख लीजिए या जितनी भी भारत की शक्ति थी, क्योंकि विदेशी तभी भारत में कामयाब हो पाए जब आप में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। तो यही जो है आपका सबसे बेसिक रीजन था एकता का अभाव। अब नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों इसमें, तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है कि मराठा का स्वाभाविक दोष। मराठा राज्य का संभाविक जो दोष था वो भी इसका एक रीजन रहा फेल होने का। वो क्या है कि एक सर जद्दूनाथ सरकार जो वो कहते हैं कि मराठा राज्य के कुछ संभाविक दोष भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई सामुदायिक विकास, विद्या प्रसार अथवा जनता के एकीकरण के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। यानी कहने का मतलब जो मराठा साम्राज्य था उन्होंने अपनी जनता के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे उसमें शिक्षा उत्पन्न हो सके, शिक्षा का विकास हो सके, सामुदायिक कोई विकास हो सके, ऐसा प्रयत्न वहां पे नहीं किया। और लोगों के जो थी वो एकता कृत्रिम थी, यानी आकस्मिक एकता थी। ऐसा नहीं था कि अपने स्टेट के प्रति कोई राष्ट्रवाद की उनकी भावना जो थी वो जगाने में आपका असफल रहे थे मराठा। इसी प्रकार से तीसरा जो इसका रीजन है दोस्तों वो आता है आपका आर्थिक नीति का अभाव। यहाँ पे दोस्तों मराठा जो थे वो मराठास महाराष्ट्र के संसाधनों पर ही नहीं बल्कि अपितु बलपूर्वक एकत्रित की गई धनराशि पर भी निर्भर था। यहाँ पे मराठा साम्राज्य के उत्कृष्ट सीमा पर पहुंचने के वे साधन या तो एक कम हो गए या समाप्त हो गए, बल्कि विपरीत उनके दुर्व्यवहार से उन्होंने असंतुष्टि किया। क्योंकि मराठा हम देखते हैं मराठा जो है वो कहा जाता है कि एक आग की भांति यानी फायर की भांति कहीं पे जाते थे और लूटपाट मचा के वापिस आ जाते थे। तो उन्होंने लोगों का विश्वास नहीं जीता बल्कि लोगों में आपके सुरक्षा की भावना पैदा की। और आर्थिक नीति का मतलब था कि वहां पे महाराष्ट्र जो था उसी पे नहीं थी, उनकी इतनी बड़ी सेना थी, उस सेना को मेंटेन रखने के लिए वो तरह तरह से लोगों पे अत्याचार करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जबरन आपकी वसूलियां करते थे। चौथ और सरदेश मुखी जैसे आपके जो टैक्स सिस्टम था उनका उसको कह सकते हैं कि इम्पोज करते थे, फोर्सली इम्पोज करते थे। तो ये सब जो रीजन था इनके इकोनॉमी के, इसी के कारण भी इनका पतन माना जाता है। अब चौथा आता है इनका सैनिक कुशलता। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि मराठा जो था उसमें पिंडारी लोग थे, यानी वो पिंडारी थे, छापामार युद्ध पद्धति जो थी वहां पे चलती थी, लेकिन प्रशिक्षित एक प्रकार की उनके पास कोई सेना नहीं थी। और जिसमें कह सकते हैं कि आधुनिक तोप और बारूद जो है वो इस प्रकार का नहीं था उनके पास, जैसा कि कंपैरिजन टू आपके अदर जो उनके वर्सेस में जो आपकी पावर थी यानी अंग्रेज लोग थे उनके पास ये सिस्टम था। तो यही रीजन था कि सैनिक कुशलता भी वहां पे दिखाई देती है। जाति प्रथा ये भी एक इसका रीजन था, यानी सर जदूनाथ सरकार कहते हैं कि मराठा साम्राज्य के पतन के लिए जाति प्रथा को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना गया। यानी सामाजिक ढांचे का दोष इस बात में था कि व्यक्ति का समाज में स्थान सामान्यतः जन्म पर निर्धारित हो जाता था और उसके परिश्रम से परिवर्तित हो जाता था। तो ये भी एक रीजन है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट आता है कि जागीरदारी प्रथा, यानी मराठा जो थे उसमें जागीरदारी व्यवस्था का आरंभ मराठा स्वतंत्र संग्राम के अवसर पर हुआ, जब प्रत्येक मराठा सरदार को अपने द्वारा जीती हुई भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि प्रत्येक जो भूमि जीतता था उसको जागीरदार बना दिया जाता था, जिसके बाद हम देखेंगे कि आगे जाके राजा और जो सेनापति थे उनके साथ आपका संघर्ष होता था रागियों को लेके। तो ये भी इनका एक हारने का मुख्य रीजन था कि जागीरदारी जो व्यवस्था थी वो भी इनकी कोई सही सिस्टम नहीं था। यहाँ पे चौथ और सरदेश मुखी जैसे जो टैक्स सिस्टम था वो भी अगर किसी भी इम्पोज किया जाता तो जो युद्ध जीतता था उसमें भी बंटवारे को लेके कई बार हमने इसमें विवाद देखे हैं मराठास पे। तो ये सब जो रीजन है इसके कारण एक भारत की जो एक महान शक्ति थी मराठास वो आपकी हार जाती है, डेक्लाइन कर जाती है, पतन हो जाता है।
और मुगल जो है जो अंग्रेज है वो आपके जीत जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि किस संधि के द्वारा पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता जो है वो छोड़ देनी पड़ी। यानी पूना की संधि 13 जून 1817 को। किस पेशवा ने पुर्तगालियों को हरा के बेसिन के किले पे दोस्तों अधिकार किया था? बाजीराव प्रथम ने। नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को नाना साहब पेशवा के नाम से जाना जाता है। इस मराठा संवैधानिक क्रांति रूपी संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के रह गए और महलों के महापौर जो है वो बन गए थे। सांगोला की संधि 1750 के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा आंगल और मराठा के बीच में आपके 3 युद्ध हुए थे। पहला आंगल मराठा युद्ध, यानी जिसका कालक्रम 1775 से लेके 82 तक का रहा था। ये जो गवर्नर जनरल था यानी वारन हिंगिस्टन के समय हुआ था। द्वितीय आपका आंगल मराठा युद्ध यानी 1803 से लेके 5 तक हुआ था। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली था। और तीसरा 1817 से लेके 18 तक और इसमें लॉर्ड हिंगिस्टन था। कुछ संधियां होती है जैसे पुरंदर की संधि आपकी 1665 में और जयसिंह और शिवाजी के टाइम में ये होती है। हालांकि सब संधियों के बारे में हम जब मध्यकालीन भारत में मराठा को डिटेल में जानेंगे तब हम जानेंगे। बड़गांव की संधि जैसे 1779 में माधव राव जो है और माधव राव नारायण राव अंग्रेजों के बीच होती है। सालबाई की संधि 1782 माधव राव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच होती है। बीसिन की संधि जो एक महत्वपूर्ण थी 1802 में आपके होती है, जो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच में होती है। देवगांव की संधि जो आपकी 1803 में होती है, यानी भोंसले बरार व अंग्रेजों के बीच होती है। इसी प्रकार से सुरजी अजन गांव की संधि जो 1803 में आपकी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच होती है। पूना की संधि 1817 में दोस्तों बीजाराव द्वितीय अंग्रेजों के मध्य होती है। ग्वालियर की संधि जो 1817 दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों के बीच होती है। और मंदसौर की संधि जो 1818 यानी होलकर और अंग्रेजों के बीच में होती है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। 3 युद्धों की बात की थी, मराठा किस प्रकार से आए, और हमने केवल आधुनिक भारतीय इतिहास जो है उसके पार्ट को ही कवर किया है। डिटेल में जब आप शिवाजी की और तमाम जो पेशवा है उनकी बात करेंगे और किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी, अष्ट प्रधानों की बात जो है वो हम मध्यकालीन जो भारत है उसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारा कुछ पॉइंट जो इसमें है उनको दोबारा से रिवाइज हो सके और जो कुछ बचा हुआ है वो सारा का सारा आपका मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसमें कवर हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।